विराजमान है हमारे छेलाराम जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी, आदरणीय जालम सिंह जी, और जैसलमेर के हमारे जिला प्रमुख आदरणीय प्रताप सिंह जी, और साथ ही प्रदेश कार्य समिति में सदस्य आदरणीय गणपत जी माटिया और आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी नाचना साहब, और मंच पर बैठे हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी उपस्थित पूर्व के जिलाध्यक्ष, हमारे सभी प्रधान और सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी आए हुए यहाँ पर सज्जनों, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज यहाँ पर जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ये एक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो 9 साल हुए वो बेमिसाल रहे, और हम सब इस बात को अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग उपस्थित हुए हैं, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं पिछले 9 साल के शासन को। और आप सबने भली भांति देखा होगा कि इस देश के अंदर 2014 से पहले भारत कहां था और 2014 के बाद का भारत कहां पर है, और 2014 से पहले क्या यहाँ की समस्याएं थी और 2014 के बाद में समस्याओं का समाधान किस गति के साथ किया गया। 2014 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हम देखें तो उस समय इस देश के अंदर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, और आज देश के अंदर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत मजबूत हो रहा है। हम जब तुलना करने बैठते हैं तो लगता है कि आज देश गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद में देश के अंदर जो विकास हुआ, देश आगे बढ़ चला। आज भारत का सम्मान हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में होने लगा है, तो 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने लगा है। हम कभी ये महसूस करते थे और कभी सोचते थे कि क्या हिंदुस्तान में कभी गरीबी खत्म होगी क्या, और हिंदुस्तान को सिर्फ हम लोग ही इस गरीबी के दर्द को नहीं झेलते थे, समस्याओं को हम भी नहीं झेलते थे। ये सारे प्रदेश के अंदर जिस तरह से था कि हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है, हिंदुस्तान को विदेशी लोग भी कहते थे कि हिंदुस्तान गरीबों का देश है। यहाँ का किसान परेशान, यहाँ पर मजदूर परेशान, यहाँ का उद्योगपति परेशान, यहाँ का आम जन के अंदर भय का वातावरण, कब कौन सी जगह पर बम विस्फोट हो जाए, कब किसकी जान चली जाए, ऐसा हमारा हिंदुस्तान हम सबको देखने को ऐसा एक देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विरासत में मिला। भ्रष्टाचार का आलम इस देश के अंदर उस समय इतनी लूट मची थी, हर मंत्री जो उस समय यूपीए की सरकार में था वो भ्रष्टाचार में लिप्त था, और इस देश के अंदर जो गरीब का पैसा होता था उसको लूटा जाता था। पहले इस देश को अंग्रेजों मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, और उसके बाद में काले अंग्रेजों के रूप में इन भूखे भेड़ियों ने इस देश को 60 साल तक नोचने का और लूटने का काम किया। इस तरह का हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश मिला, लेकिन आपने देखा होगा कि इन 9 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के आधार और उसको ध्यान में रखकर योजनाएं बनी। इन सब के बारे में आदरणीय राजकुमार जी चार साहब हमारे मुख्य अतिथि है, वो आप सबको बताएंगे। मैं तो आपके सामने हमेशा रूबरू होता ही हूँ, बातें करता ही हूँ, कहता ही हूँ, इसलिए मैं आज उस विषय के ऊपर नहीं जाऊंगा जो केंद्र सरकार की जितनी भी बातें हैं।
लेकिन मैं आप सबको ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो जो योजनाएं बनी वो वास्तव के अंदर जरूरतमंद व्यक्ति को मिली। पहले जो योजनाएं मिलती थी, अगर कुछ वो योजना करते भी थे और उनकी वास्तव में तो योजनाएं नगण्य सी होती थी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं कृषि मंत्रालय की मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं जब कृषि मंत्री बनकर लोकसभा के अंदर जब वहां पर गया दिल्ली, तब मैंने सोचा कि कृषि मंत्रालय बहुत बड़ा, देश का बहुत बड़ा भाग है। इस देश के अंदर 70% लोग किसानों की आबादी है और रोड से नीचे उतरते ही कृषि मंत्रालय शुरू हो जाता है, क्योंकि रोड से नीचे उतरते ही कृषि मंत्रालय, किसान जहां पर है वहां पर कृषि मंत्रालय है। इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी बड़ी आबादी जो किसानों पर है, लेकिन उसका बजट बहुत बड़ा होगा देश का, मैंने सोचा। लेकिन जब वहां पर देखा कि 2014 की जब मैंने देखा अच्छा था, लेकिन जब मैं 2013 के अंदर गया, वहां का देखा, उस समय मैंने सोचा 2013 में कितना बजट होता था। तो 2013 के अंदर और उससे पहले कृषि का जो बजट था वह इस देश का सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए था। देश के अंदर उस समय टोटल बजट 25 लाख करोड़ रुपए, और उसमें से किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना, 22,000 करोड़ रुपए 25 लाख करोड़ में। अब आप सोचो कि इनकी क्या मानसिकता थी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कृषि का बजट जो सिर्फ 22,000 करोड़ था वो आज बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए करने का काम किया, और उसमें से भी आधे से अधिक डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचने लगे। किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की और डायरेक्ट किसान के खाते में जाना शुरू हुआ। आज किसान सम्मान निधि का सिर्फ डायरेक्ट पैसा, मुझसे पहले जिक्र किया गया, आपने सुना कि पहले हमारा जो पैसा जो था भ्रष्टाचार की ये सरकार, राजीव गांधी जी ने तो कहा था, राजीव गांधी ने कहा था कि इस देश के अंदर हम तो नीचे तक 100 रुपए भेजते हैं, लेकिन 100 की जगह नीचे पहुंचते पहुंचते 15 रुपए पहुंचते हैं। इतना भ्रष्टाचार पूरे देश में होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर सबके गरीबों के खाते खुलवाए और लगभग 48 करोड़ खाते खुले, उसमें से 20 करोड़ हमारी बहनों के भी खाते खुले। आज 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में जाते हैं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। इस तरह से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ऐसा एक प्रदेश देश मिला जिसमें किसानों के लिए भी स्कीम नहीं थी। किसानों के नाम पर सरकार बनी, कभी गरीब के नाम पर सरकार बनाई, और उसके बाद में आपने देखा होगा और उनका एक ही था काम, भ्रष्टाचार करो, लूटो लूटो, लूट के सिवा उनका कोई, कि हमारे देश के लिए हमें कुछ करना है, हमारे भारत का सम्मान विश्व में बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देश के अंदर काम हो, गरीबों के लिए काम हो, उनके लिए तो एक ही काम होता था। और चुनाव जीतने के बाद जनता से उनको कोई सरोकार नहीं होता था। जनता से चुनाव में वोट लेने के बाद वो सीधे दिल्ली जाते और वहां पर योजना ये बनाते थे कि हमें इस पैसे में से कितना हमारे को कमीशन मिलेगा, इस योजना में हमें कितना कमीशन मिलेगा। इस तरह का काम इस देश के अंदर हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए तो बहुत कुछ किया। आज अगर बात करें हर चीज के अंदर किसी में दुगना काम हुआ। जो नरेंद्र मोदी जी के विकास की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हर सेक्टर के अंदर हम डबल से आगे गए। आज चाहे एम्स की बात करें तो 22 से बढ़ जो 7 एम्स थे आज वो 22 एम्स हो गए। एयरपोर्ट की संख्या जो थी वो सिर्फ 14 एयरपोर्ट थे, वो आज एयरपोर्ट बढ़कर 148 हो गए। ऐसे ही आज जिस तरह से बजट को बढ़ाया गया और उसके साथ ही जो 25 लाख करोड़ रुपए था वो बढ़कर आज 45 लाख करोड़ रुपए हुआ। और इस तरह से मैं आपको बताऊं कि शौचालय की बात करते हैं तो शौचालय सिर्फ 13 करोड़ इस देश के अंदर होते थे, आज 31 करोड़ शौचालय इस देश के अंदर बन गए। मेरी बहनों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, उनको न्याय मिला। ऐसे ही
आज कॉलेजों की संख्या हर रोज एक कॉलेज खोली जा रही है। आज प्रतिदिन हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। तो हर सप्ताह के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। तो आपको बताऊं कि आज IIM खोला, एक साल में खुल रहा है, एक IIT खोला जा रहा है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े। और डॉक्टरों की संख्या भी बताना चाहूंगा आपको, जो MBBS करते थे उनकी संख्या साल के अंदर जो 50,000 हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 1 लाख करने का काम किया। आज हॉस्पिटलों के अंदर भी डॉक्टरों की संख्या, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा MBBS करके और गांवों के अंदर जाकर मेरे युवा साथी इलाज कर सके। जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या डबल हुई तो उसके अंदर सीटों को भी डबल करने का काम किया। और मैं आपको बताऊं, 4 करोड़ से अधिक इस देश के अंदर गरीबों के लिए पक्के मकान बने। आज इस देश में 16% घरों के अंदर पानी के कनेक्शन थे, वो 16% से बढ़कर आज 63% घरों के अंदर हर घर नल योजना के तहत देश में काम हुआ। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब मैं देश की बात करता हूं तो गिनती सुबह से शाम तक आपको इतने में आंकड़े दे सकता हूं। आपके पास में पुस्तक भी पहुंची होगी, आज आपको वो पुस्तक भी मिलेगी, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए उसके आंकड़ा इतना लंबा है कि हर काम में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके उन्होंने 60 साल शासन किया, उस 60 साल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल भारी पड़ेंगे। उनसे डबल नरेंद्र मोदी जी ने काम, जितना उन्होंने 60 साल में किया उतना नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर काम किया। लेकिन राजस्थान की ओर जब मैं देखता हूं और राजस्थान में आते तो राजस्थान के अंदर जो उन्होंने पहले लूट मचाई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार ने जो यूपी के अंदर जिस तरह से लूटते थे, गरीबों का खून सोचने का काम करते थे, वही काम आज इन्होंने राजस्थान में प्रारंभ कर दिया। क्योंकि इनको पता है कि हमें अंतिम मौका है, इसके बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय के अंदर जिस तरह से गुजरात के अंदर आ रही है, वैसे ही राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार आएगी। हमें कभी यह अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए जितना लूट सको उतना लूटो। आज जिस तरह से RPSC में अंदर देखा जाए तो उसके अंदर उसका मेंबर है जो भ्रष्टाचार में लिप्त, एक परिवार के 4-4 आदमी RS के अंदर हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के अंदर जिस तरह से पैसा देकर उसका हक मारा जाता है, ऐसे ही अगर भ्रष्टाचार की बात करें, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अशोक गहलोत के सामने टीचर बैठे रहते हैं और उन टीचरों के सम्मेलन में अशोक जी गहलोत पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरी सरकार कितना ईमानदारी से काम कर रही है। तब सामने से टीचर खड़े होकर कहते हैं कि हमारे बिना किसी पैसे दिए हमारा एक भी ट्रांसफर नहीं होता। उनके सामने सारे टीचर कहते हैं कि हम पैसा देके ट्रांसफर करवा के आए। और उसके साथ ही आपने जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं, एक भी परीक्षा सफलता पूर्वक इनकी एग्जाम अंतिम समय तक नहीं पहुंचती कि जो युवा साथी एक उम्मीद लेकर जाता है कि मेरा भविष्य के अंदर एग्जाम होगा, मैं परीक्षा दूंगा, परीक्षा देने के बाद मेरे को रोजगार मिलेगा, लेकिन वह युवा साथी एग्जाम देने के लिए तो एग्जाम हॉल में पहुंच जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल से पेपर देकर जब बाहर आता है तब उसको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। पेपर लीक होने की घटनाएं रोज होती जा रही है और जो अच्छी मेहनत करने वाला लड़का है वो बेचारा खून के आंसू रोता है। और जो पैसा देकर और जिस तरह से वहां पर पेपर का खेल चलता है, उस पेपर लीक में सिर्फ वो लोग नहीं है जो पेपर लीक करने के लिए आगे आते हैं, वो तो सिर्फ जेल जाने के लिए आते हैं, लेकिन इसके पीछे सरगना कोई है तो उनके मंत्री होते हैं, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं जो पेपर लीक करने का काम करके जितने पैसे लेने उनसे पैसे ले लेते हैं और पैसा लेने के बाद में जिसने पैसा दिया वो भी रोता है क्योंकि पेपर तो आउट हो गया, उसको भी पैसा नहीं मिलता, और जो बेचारा रोता है जिसका सिलेक्शन होना था उसका भी सिलेक्शन नहीं होता। इस तरह से भ्रष्टाचार करके इस प्रदेश के अंदर
बजरी माफिया सरकार को चला रहे, बजरी के भाव, खून के आंसू आते हैं। गरीब पक्का मकान का सपना देखता है कि मैं पक्का मकान मेरा बनाऊं, या कोई उसको अगर पक्का मकान नरेंद्र मोदी जी अगर देते भी हैं प्रधानमंत्री आवास के तहत, तो भी बेचारे को उसको बजरी लाने के लिए जिस तरह से 5-7 गुना भाव हो चुके हैं, उसकी वजह से वो बजरी का खर्चा एक तरफ और बाकी का मकान का खर्चा पूरा एक तरफ रहता है। उसके सीमेंट के और मजदूरी के जितने पैसे या उसके पत्थर के जितने पैसे नहीं लगते, उतने बेचारे को उसको बजरी के अंदर देना पड़ता है। इस तरह से बजरी माफिया से मिलकर ये गुंडागर्दी भी करते हैं और लूटने का काम भी इस राजस्थान की जनता के साथ सिर्फ इस बाड़मेर में, जैसलमेर में ही नहीं, पूरे देश के, प्रदेश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने इस तरह की एक लूट मचा रखी है। और उसके साथ ही आपने देखा होगा यहाँ के विधायक, चाहे यहाँ के विधायक हैं, चाहे दूसरे राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के जितने विधायक हैं, वो सब मिनी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो अपने, उनको पता है अशोक जी गहलोत ने छूट दे रखी है कि बस मेरी सरकार नहीं गिरनी चाहिए, तुम जो करना चाहो वो करो। और राजस्थान के अंदर इसका फायदा उठाकर और जिस तरह से बजरी माफिया, भू माफिया, जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग, विधायक मिलकर इस तरह से कर रहे हैं। आप बाड़मेर का उदाहरण देख लीजिए। अरे 100 बीघा से अधिक जमीन के ऊपर पट्टे जारी कर दिए नगर पालिका ने, और वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के अंदर उनके पट्टे जिसने उन्हें कब्जा करके दूसरे लोगों को बेचा, आज वो रो रहे। विधायक मिलकर जमीन का ऊपर जमीन माफिया बने हुए हैं, भू माफिया बने हुए हैं। कोई रिफाइनरी के अंदर जाकर रिफाइनरी का माफिया बना हुआ घूम रहा है। सब बस अपनी पेट, अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, कोई जमीनों का, कोई कहीं न कहीं लगे हुए हैं। इस तरह से राजस्थान के अंदर, पूरे देश के राजस्थान के अंदर जो हालात बनाए हैं, आज किसानों के साथ में इन्होंने ठगी की। कहा था किसानों का हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ नहीं किया और उल्टा किसानों की जमीन को कुर्क करने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर लगभग 16,000 ऐसे किसान थे जिनकी जमीन को उन्होंने कुर्क करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया था। और कर्जा लिया था तब उनको लगा था कि वोट दे देंगे और सरकार बनी तो उनको कहा कि तुम्हें पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है, ये कर्जा आपका माफ हो जाएगा। और बेचारा वो बैठा रहा और उस जमीन की उसको कुर्क करने का काम किया। इन लोगों ने कहा था कि हम बिजली के भाव नहीं बनाएंगे, लेकिन जो राजस्थान की उस समय की वसुंधरा राजे जी की सरकार तो सब्सिडी उसके अंदर दे रही थी, वो भी बंद करने का काम उन्होंने किया और उल्टा सरचार्ज लगाने का काम किया। आज लाइट के अंदर भी सबसे ज्यादा महंगी अगर कोई लाइट है तो इस राजस्थान की, हिंदुस्तान में सबसे महंगी लाइट या सबसे महंगा डीजल इस राजस्थान के अंदर। आज ये राहत कैंप की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं अगर उनको जनता को थोड़ी भी राहत देने की मंशा है तो आप डीजल के भाव, जो मेरा भाई ट्रक लेकर कोई अगर गुजरात या उधर जाता है तो गुजरात से डीजल टंकी फुल करवा के आता है, या पंजाब में टंकी फुल करवा के आता है, एक टंकी एक्स्ट्रा रखता है और उसके बाद में 2-2 टंकियां वहां से भर के की, ताकि उसको राजस्थान में महंगा डीजल खरीदना नहीं पड़े। और इसलिए वो बाहर से डीजल भरवा के आता है और फिर वापस दूसरे राज्य में जाकर भरवाता है, क्योंकि दूसरे राज्य जो पड़ोस के राज्य हैं उनमें उनसे 10 रुपए या 9 रुपए अधिक वहां पर यहाँ पर देने पड़ते हैं। इस तरह से राजस्थान के अंदर डीजल महंगा, बिजली महंगी। और सबसे बड़ा काम अगर राजस्थान की बात करते हैं, जो पानी की योजना नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, जिस तरह से हर घर लाइट पहुंचाने का काम किया, वैसी ही योजना नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश के अंदर हर घर में नल का कनेक्शन होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को 34,000 करोड़ रुपए देने का काम किया, लेकिन इस अशोक गहलोत की सरकार ने वो 34,000 करोड़ में से सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए। बाकी के काम को इतना धीरे किया और इतना भ्रष्टाचार किया
उसमें से पैसे खाने की जो एक चेन बनी, जिसमें आज 15 से जो है लगभग 15,000 करोड़ का घोटाला है, वो भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ये घोटाला वाला भी सरकार है, उसको अगर अपन को आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर उखाड़ के फेंकना है। ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो आने वाले समय के अंदर हमें इन सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहूं कि ये सरकार है जिसने ओबीसी के साथ भी धोखा किया, SC ST के साथ भी धोखा किया, आम जन के साथ में धोखा करने वाली ये राजस्थान की सरकार है। ओबीसी के आरक्षण पर बातें की थी बड़ी, लेकिन वो आज दिन तक उन्होंने पूरी नहीं की। और वहीं पर ये सरकार जिस तरह से बैसाखियों पर चलती रही और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई के अंदर इस राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात बने, जनता को भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया और जनता त्राई कर रही है। पानी की समस्या, लाइट की समस्या, कब लाइट चली जाए, कब आए, कोई गारंटी नहीं। लाइट आती नहीं, पानी आता नहीं, और बातें करते हैं कि हम ये कैंप रात दे देंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर और बाड़मेर जैसलमेर का व्यक्ति को सबसे पहले चाहिए तो पानी चाहिए, लेकिन पानी के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। एक एक टैंकर के 2,000, 3,000 हजार रुपए व्यक्ति देकर पानी लाता है। ये राजस्थान के अंदर और बाड़मेर जैसलमेर के अंदर हालात बने हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर इस बैरी गुंगी सरकार को संकल्प लेकर जाना है, उखाड़ कर फेंकना है, ताकि यहाँ पर ऐसा नेतृत्व आए भविष्य में जो देश को आगे बढ़ाने वाला हो। नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो विकसित बनाना है तो राजस्थान को भी हमें उसके बराबर लाना होगा, क्योंकि आज राजस्थान क्राइम में 1 नंबर पर है, बहनों के ऊपर बलात्कार की घटनाओं में 1 नंबर पर। आज इसने जिस तरह से जो हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर हत्याओं में सबसे 1 नंबर पर पूरे देश के अंदर है, तो राजस्थान बन गया है और दंगों वाला प्रदेश बना दिया इस मेरे राजस्थान को। कभी इस राजस्थान के अंदर सबसे शांत प्रदेश कहा जाता था। गुजरात के अंदर हम देखा करते थे, सुना करते थे कि दंगे होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा गुजरात नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद आज सबसे शांत प्रदेश हो गया। लेकिन इस अशोक गहलोत की सरकार ने ये राजस्थान दंगों वाला प्रदेश बना दिया। आज प्रदेश के हर जिले में दंगे हो रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर हर जगह आज सुबह शाम जिस तरह से एक आदमी डर और भय के अंदर जीवन यापन कर रहा है, कन्हैयालाल जैसे व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और दंगा करने वाले लोग खुले आम बाजार में घूमते हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पीड़ित व्यक्ति होता है उसको जेल में ठूस दिया जाता है। ऐसा मेरे राजस्थान को उन्होंने दंगे वाला प्रदेश तुष्टीकरण की नीति के तहत मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से आप तुष्टीकरण की नीति मत स्पीच करिए कि आने वाले समय में जनता आपको इस तरह से धोएगी कि भविष्य में आपके सपने देखना भी भूल जाओगे कि यहाँ पर कभी कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्योंकि इस जनता ने आपके इन 5 सालों को बहुत झेला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सुशासन वाली सरकार बने, इस देश के प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बने, और वो इसलिए जरूरी है कि हम बॉर्डर पर बैठे हैं और बॉर्डर पर रहने वाले राष्ट्रवादी विचारधारा के होने जरूरी है। इसलिए राजस्थान जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, इस प्रदेश में एक ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनानी है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने तो आपने देखा होगा आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है। जहाँ राजस्थान को गर्द में डालने का काम अशोक गहलोत ने किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत का सम्मान पूरे विश्व में करने का काम किया। आपने देखा होगा आज अमेरिका के संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहां पर जिस तरह से उनका स्वागत होता है, कभी वीजा देने से भी मना करने वाला देश आज उसका स्वागत लाल कालीन बिछाकर उनका प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता है।
और कोई प्रधानमंत्री आकर कहता है नरेंद्र मोदी जी हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए, तो कोई प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ मांग रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं हमारे देश है नरेंद्र मोदी जी, तो कोई चरण स्पर्श करके नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद लेता है प्रधानमंत्री, तब हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को गर्व होता है कि हिंदुस्तान और आने वाले समय में विकसित भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत विकास विकसित राष्ट्र बने, तो ये निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, यहाँ जितने भी बंधु खड़े, मैं आप सभी से जो भी आज सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, देश के लिए जरूरी है। इस देश ने बहुत कुछ झेला है 60 साल तक। इस देश के टुकड़े भी हमने देखा होगा, हिंदुस्तान के अंदर टुकड़े भी हमने देखे। किसने कल्पना की थी कि मेरे हिंदुस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे? आज सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान ने यह नहीं सोचा था कि हमारा बलिदान होने के बाद इस हिंदुस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे। इस हिंदुस्तान के जिन लोगों ने, जवाहरलाल जी नेहरू जी ने इस भारत माता के टुकड़े करने का, जिन्ना ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने करने का काम किया, और आज वो लोग भारत छोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत छोड़ने की जो यात्रा की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि इसको, देश को तोड़ने का काम भी उन लोगों ने किया है। जवाहरलाल जी नेहरू जी और उनके पूर्वजों ने इस देश को खंडित करने का और टुकड़े करने वाले लोग आज इस तरह की बातें करते हैं और विदेश में जाकर नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की बात करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ, इस सदन, इस देश के अंदर तुम जो मर्जी से करना चाह रहे हो वो कर रहे हो, जहाँ चाहे वहां पर तुम बोल सकते हो। अरे लोकतंत्र को तो तुम लोगों ने हत्या की थी, इस पूरे देश को तुम लोगों ने जेल खाना बना दिया था। इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने जिस तरह से लोगों को जेलों में घुसा था, उस समय जिस तरह से लोगों को, चलते हुए लोगों को नसबंदी की थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो जवान जिन्होंने शादी भी नहीं की थी, उससे पहले उनको जबरदस्ती नसबंदी करके और उनको घर भेज दिया गया था। और वो लोग आज लोकतंत्र की यहाँ पर बातें करते हैं। आज यहाँ पर देश में वो आजादी से घूमते हैं और फिर भी दूसरे देशों में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस देश के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस देश के अंदर जिस तरह से उन्होंने आज ये बात करने की बात उन्होंने हिमाकत की है, और हिंदुस्तान के अंदर रहकर भारत माता का खाते और दूसरे देशों के अंदर जाकर भारत को गाली देने का काम करने वाले लोगों से हमें आने वाले समय के अंदर इस बात का जवाब देना है। इस देश के अंदर आज जो है, आज जो 2% दो संतान वाले तो जो है वो तो टैक्स भर रहे, और 12 संतान वाले सब्सिडी खा रहे, और उसके बावजूद भी कहते हमें आजादी यहाँ पर नहीं है। तुम तो जितना इस तरह से कर रहे हो और उसके बावजूद भी तुम लोग इस तरह की बात करते हो। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आज सबसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम यहाँ से 2013 के अंदर 2023 में माफी चाहूंगा, 2023 के अंदर यहाँ पर हमें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की यहाँ से डबल इंजन की सरकार जब काम करेगी, तो ये जो चोर भ्रष्ट है उनको तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। जितनी चोरी करनी है कर लो। यहाँ पर मैं विधायकों को भी बोल देता हूँ जो कांग्रेस के लूटने में लगे हुए हैं, यहाँ के जो मंत्री है उनको भी जो लूटने में लगे हुए हैं, सुन ले कान खोलकर। आने वाले समय में राजस्थान में यहाँ पर सरकार बनेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। तुम्हारा एक ही स्थान होगा और वो स्थान होगा जेल। कितने दिन तक तुम बाहर रहते हो देख लो, जाना ही होगा। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको यहाँ पर क्या उनको राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी, हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए जेल में बाहर जितना आनंद लेना है उतना ले लो। बस ये राजस्थान की जनता है वो आने वाले समय के अंदर तैयार है, और इसीलिए आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप सभी उपस्थित हुए हो। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप जाकर ऐसा संकल्प लेकर यहाँ से जाएं कि यहाँ पर आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बने, दोनों जगह हमारी सरकार बने, और इस कुशासन को हम यहाँ पर राजस्थान में समाप्त करें, और नरेंद्र मोदी जी के विकास और जो सेवा और सुशासन है, भारत का सम्मान पूरे विश्व में हुआ है, उसको और आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर काम करेंगे। इतनी बात करके मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत
माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। जो पीछे खड़े कार्यकर्ता है उनसे आग्रह है कि आप कुर्सी पर आगे बैठ जाए। आदरणीय राजकुमार जी साहब अपने को संबोधित करते करेंगे। अब मेरा आग्रह रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी साहब आए और सभा को संबोधित करें। पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे निवेदन की आप कुर्सी पर बैठने का कष्ट करें। मेरे साथ सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब कुछ लोग हाथ क्यों दिखा रहे हैं ये सामने से? ये दोनों मुट्ठियां बांध के हमको नारे लगाने चाहिए। बोलिए भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। आज लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर के बायतू में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित, जिनका अभी बड़ा जोरदार भाषण सब लोगों ने सुना, हमारे साथी और मित्र और केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री के रूप में आप सबके नाम को आगे बढ़ा रहे ऐसे हमारे भाई श्री कैलाश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधायक आदरणीय श्री नारायण सिंह देवल जी की आवाज गूंज रही है, थोड़ी कम करेंगे। जिले के प्रभारी श्री शंकर सिंह राजपुरोहित जी, विधायक आदरणीय श्री हमीर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भाई स्वरूप सिंह जी खारा साहब, श्री चंद्र प्रकाश जी शारदा जो जिलाध्यक्ष है हमारे दूसरे जनपद के, श्री बाबू सिंह जी राजपुर जिलाध्यक्ष जी, श्री प्रताप सिंह जी जिला प्रमुख जैसलमेर, सैराराम सारन जी जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं किसान मोर्चा के, छोटू सिंह जी पूर्व विधायक, श्री जालम सिंह जी पूर्व विधायक, आईदान सिंह जी भाजपा युवा मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, श्री विक्रम सिंह जी नाचना प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, श्री गणपत सिंह जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, बालाराम मोर जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं और उन्होंने भोजन की व्यवस्था के लिए भी कहा है कि सब लोग भोजन करके जाएंगे। मेरा भोजन भी बांध देना, मेरी फ्लाइट है तो 2 रोटी किसी छन्ने में बांध देना, कपड़े में ले जाऊंगा मैं। किसान तो ऐसे खाता है सर। सुमित्रा जी जैन हमारी सभापति है, बालोत्रा जी हमारे चेयरमैन हैं, पार्टी के पूर्व सभी अध्यक्षगण प्रधानगण, प्रियंका चौधरी जी मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पार्टी के सभी मोर्चों के और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता और दूर दूर दराज से, मुझे पता है रात को भी बारिश हो रही थी आपके यहाँ और सुबह भी बड़ी जोरदार बारिश हुई है और उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में मेरे किसान बुजुर्ग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सभी को आपके चरणों में मैं शीश नवाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ। साथियों में आगरा का फतेहपुर सीकरी है, वो भरतपुर से भी जुड़ा है राजस्थान से और दूसरी ओर धौलपुर से भी जुड़ा हुआ है, तो वहां से सांसद के रूप में मुझे काम करने का अवसर पार्टी ने दिया है। आज हम लोग जो मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल हुआ है उसके लिए इकट्ठे हुए एक सभा के रूप में मैं सबसे पहले तो एक बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सब लोकसभा बाड़मेर क्षेत्र की सभी जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक होनहार नेता को अपना सांसद चुनकर भेजा, जिसने जाकर आपके आशीर्वाद से, ये छोटी बात नहीं होती कि कोई पहली बार का सांसद है और पहली बार का सांसद केंद्र में मंत्री बने, और मंत्री भी किस विभाग का, मंत्री भी किस विभाग का, जो किसान और किसानियत, खेत और खलियान और जवान के किसान मंत्रालय का कोई मंत्री बनकर आपने, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही
सरल स्वभाव के धनी। कैलाशी हमारे मंत्री बन गए तब भी ऐसे, और कैलाशी हमारे मंत्री नहीं बने थे तब भी ऐसे। ये हमेशा बहुत सरल स्वभाव से रहते हैं। और लोकसभा में किसी को जरा तनाव होता है ना काम करते करते, तो फिर वो कैलाश चौधरी को ढूंढते हैं कि भाई कैलाश चौधरी कहाँ बैठे हैं, तो हम भी थोड़ा हंस लें उनके साथ बैठ के, नॉर्मल हो जाए। ऐसे सहज सरल सांसद और केंद्र के मंत्री हमारे साथी मित्र भाई कैलाश चौधरी जी। देखिए, अभी कैलाश भाई ने बहुत विस्तार से आपको केंद्र की सरकार के बारे में और प्रदेश के राजस्थान के बारे में बताया। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, सरकार जो बनती है वो बनती है कि जनता की सेवा करे। जो जनता है अपना जनप्रतिनिधि चुनता है कि वो हमारी सेवा करे। जनता बैठती है घर में अपने काम करती है और सरकार आपकी सेवा करने का काम करती है। सेवा में फर्क होता है। एक सरकार बनती है जो 50-55 साल तक चली, वो सरकार बनी कांग्रेस पार्टी। वो केंद्र में 50 से 55-60 साल तक उन लोगों का राज रहा। मैं यहाँ मेरे किसान बुजुर्ग भाई बैठे हैं, मेरी माता बहनें भी अच्छी संख्या में बैठी हैं। मुझे एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि कांग्रेस का शासन जब केंद्र में आया तब से लेके और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, तब तक एक कोई काम किसानों के हित का किया हो जो आपको याद हो? कोई भी एक काम किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोई भी एक काम इन्होंने किया हो तो जब खड़े होकर कोई बता सकता है? साथियों, किया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की चिंता कभी नहीं रही किसानों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए, दलित के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए कभी कोई काम नहीं किए। उनकी चिंता तो एक ही रहती थी, कुछ भी हो जाए हमारी सरकार बन जाए, हमारी सरकार बन जाए। सरकार बनने के बाद कांग्रेस की एक ही कल्पना रहती थी, कैसे जनता को लूटे, योजना ऐसी बनाओ जिनमें घोटाला कर सके। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रहती थी, गांव का निकलने वाला आदमी भी शर्म से कहता था क्या करूं, ऐसी सरकार बनी है। इनके तो सिर कभी शर्म से झुकते नहीं है, लेकिन किसानों के और गांव के रहने वालों के सिर शर्म से झुक जाते थे, क्योंकि इनके नाम कभी आते थे तो घोटाले में आते थे। याद है आपको? कभी 2G घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाला। केवल भ्रष्टाचार में अखंड रूप से डूबी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासनकाल चलता रहता था। मेरे किसान भाई यहाँ बैठे राजस्थान में, मैं कल भी इस बात को कह रहा था जालौर में, राजस्थान की भूमि को मैं सत प्रणाम करता हूँ। ये भूमि कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है। वैसे तो भारत बहुत बड़ा है, भारत बड़ा राष्ट्र है, भारत की गूंज पूरी दुनिया में है, लेकिन संघर्ष और त्याग और तपस्या की गूंज अगर देश भर में कहीं उठती है तो वे राजस्थान की पवित्र भूमि से उठती है। क्रांति की अगर कहीं उमंग उठती है तो ये राजस्थान की भूमि से उठती है। चाहे आपने महाराणा प्रताप दिए हो, चाहे आपने हमारे पृथ्वीराज चौहान दिए हो, चाहे आपने महाराजा सूरजमल दिए हो, चाहे त्याग और तपस्या की देवी, चाहे आपने पन्ना धाई को दिया हो, लेकिन राजस्थान की जो भूमि है इसके कण कण में क्रांति है, कण कण में स्वाभिमान है, कण कण में जागृति है। बारंबार इस भूमि को हम प्रणाम करते हैं। साथियों, आज का दौर और पहला दौर, भाई कैलाश जी चर्चा कर रहे थे 2013 से पहले की और 2013 के बाद की। आप खुद कल्पना करिए। आपको याद होगा, वे बुजुर्ग बार यहाँ बैठे हैं, एक जमाना था साहब, आप सब जानते हैं, एक जमाना था जब किसान अपने खेत की जुताई के लिए, बुवाई के लिए, सिंचाई के लिए, यूरिया के लिए, DAP के लिए, बीज के लिए, उसकी जेब में वो तलाशता था मेरे पास पैसे हैं कि नहीं। फिर वो अपने घर पर पूछता था पत्नी से, कुछ पैसे हैं क्या ना। खेती का समय आ गया है लेकिन घर में पैसे नहीं होते। घर में बिटिया की शादी का समय आ गया है, किसान की जेब में पैसे नहीं है। बेटी के बेटा हो गया, उसके छोटे को और कुछ देने जाना है, उसके लिए पैसे नहीं है। बेटी का भाग भरने जाना है, उसके लिए पैसे नहीं है। लौट के देखता था, जिस फसल के दम पर वो काम करता था कि मेरा परिवार चलेगा, उस फसल में भी उसको कुछ मिलता नहीं था।
कोई योजना कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाई। साथियों, याद करो, जब हम पैसे लेने के लिए साहूकार के पास जाते थे तो साहूकार पैसे नहीं देते। वो कहते थे, क्यों दूं साहब आपको पैसे, आप लौटाओगे कैसे, आपकी फसल बर्बाद हो गई तो कैसे लौटाओगे, कि क्यों पैसे दें। तो आपको याद होगा, हम खेतों को गिरवी रखकर साहूकार से पैसे लेते थे, खेतों को गिरवी रखकर पैसे लेते थे, और किसान अपने खेत को छुड़ा नहीं पाता क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज चलती रहती थी साहूकार की, और किसान गरीब का गरीब बनता चला जाता था। साथियों, मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं अकेले में सोचता हूं और समाज में भी कहता हूं, अगर मुझे अपने ऊपर गर्व है तो इस बात का गर्व है कि मैं किसान हूं। मुझे अपने ऊपर गर्व है तो इस बात का गर्व है कि मैं किसान का बेटा हूं, और मुझे अपने ऊपर गर्व है तो इस बात का भी गर्व है कि जो किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पसीना बहाता है। और मैं बड़ी ईमानदारी से कह दूं, अगर इस धरती पर रहने वालों में सबसे ईमानदार कोई कौम है, सबसे कोई परिश्रमी कौम है, सबसे कोई मेहनतकश कौम है, सबसे पसीना बहाने वाली कौम है, तो उस कौम का नाम है किसान, उस कौम का नाम है किसान, उस कौम का नाम है किसान बिरादरी। जहां हम अन्न पैदा करके दुनिया को खिलाने का काम करते हैं, और वही हमारे बेटे, ये जय जवान जय किसान का नारा वैसे नहीं लगता। ये जय जवान जय किसान का नारा जब लगता है जब अन्न पैदा करके हम देश को खिलाते हैं, दुनिया को भेजते हैं, और जब हमारे देश के बॉर्डर पर जब कोई बात आती है खतरे की, तो सबसे पहले गर्व से अगर छाती और सीना चौड़ा करके कोई बॉर्डर पर खड़ा होता है तो मेरे किसानों के बेटे बॉर्डर पर खड़े होते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसी किसान कौन से आते हैं हम लोग, इनका दर्द कभी कांग्रेस ने नहीं जाना। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने दर्द जाना। उन्होंने कहा कि गांव के रास्ते के लिए क्या देना चाहिए, मेरे गांव में रास्ते नहीं है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देने का काम किया, रास्तों को चौड़ा किया, बड़े से बड़े गांव जोड़े। उससे पहले कभी सड़क गांव के अंदर नहीं हुआ करती थी, गगरे में जाते थे, कीचड़ में जाते थे, लोगों के पास बैलगाड़ियां तक और ट्रैक्टर तक उनके अंदर नहीं निकल पाते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है साथियों। आज जब देखते हैं कि भारत माता का नाम भारत माला का नाम ले रहे थे मेरे नारायण सिंह जी और कैलाश चौधरी साहब, आज सड़कें बन रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कोई गांव नहीं बचा जिस गांव के अंदर सड़कें नहीं गई हो। प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर भारत माला की मेरी बड़ी योजनाओं तक सड़कों का निर्माण साथियों चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा कि किसानों के जीवन में बदलाव कैसे आए, ये साहूकारों से मुक्ति कैसे मिले, तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया। आप लोगों की जेब में किसान क्रेडिट कार्ड रहता है कि नहीं रहता? आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड रखते हैं कि नहीं रखते? ये किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया? ये किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता, जन जन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको दिया। और आज उसी किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन को भी जोड़ दिया। आज उसी किसान क्रेडिट कार्ड में अगर आपको पशु चाहिए, पशु खरीदने हैं दूध के लिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन को जोड़ दिया है। जो हमारे लोग किसान भाई अगर मछली पालन करना चाहते हैं, अनेक देश के कोने में मछली पालन का काम होता है, तो उसमें भी किसान क्रेडिट कार्ड में उसको जोड़ने का काम किया है। आपकी फसल अगर बर्बाद हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, फसल जल जाए, तो उसके लिए भी कम प्रीमियम पर फसल बीमा देने का काम भी किया है। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको सुरक्षित करने का काम किया है। साथियों, भाई कैलाश चौधरी जी क्योंकि कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके सामने मैं कुछ कहूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कहूंगा कि उन्होंने काम करके दिखाया है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके साथ हमारे कैलाश भाई कृषि राज्य मंत्री हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको भी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने किसानों के खाते में, गरीब किसानों के खाते में, 11 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि देने का काम किया। 21,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए, अरे ये तो जीरा जैसा भी नहीं है। इतने बड़े बजट में 60% जिस देश में किसान रहता हो, कृषि प्रधान देश, और कृषि प्रधान देश का बजट कितना होता था? 21,000 करोड़ रुपए 2013-14 में
आज बड़ी खुशी होती है और प्रसन्नता होती है कि आज वही बजट 1,25,000 करोड़ करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। जब कोरोना का काल आया तो किसान रेल चलाकर दिखाई, किसान की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, किसान के लिए इनाम मंडियां देने का काम किया और किसान को आज अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने का भी साथियों काम करने का काम किया है। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीब के इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते, कहां जाए इलाज कराने, घर बिक जाता है, खेत बिक जाता है, फिर भी उसका इलाज नहीं हो पाता। तो इलाज में किसान बर्बाद न हो जाए, गरीब बर्बाद न हो जाए, दलित आदिवासी छोटे मोटे हमारे जितने भी समाज है उनके गरीब लोग बर्बाद न हो जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। 5 लाख रुपए तक का अगर इलाज हो, आपके घर परिवार में कोई गरीब की बीमारी आ जाए तो उसको कराने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको करने का काम कर रहे हैं, आपका नाम कर रहे हैं। आज रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। आज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स मनाया जा रहा है। बाजरे की खेती, सरसों की खेती, रागी की खेती, उसको भी बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। साथियों, सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, एम्स बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के हमारे अनेक प्रकार के काम हो रहे। और 1-2 काम ऐसे थे जो आपने 2013 से 20 साल पहले सोचे थे ना। आपने सोचा था ना कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये आपने सोचा था कि नहीं सोचा था? 2013 से पहले इस बारे में कभी कदम नहीं उठाया गया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने। आज इसी समय पर अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण साथियों आज आपके सामने चल रहा है। अब आप लोग नारा लगाया करते थे, मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगाते थे, दीवारों पर लिखते थे धारा 370 हटाएंगे। कांग्रेसी कहते थे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो धारा 370 को हटा दे, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो 370 को छोड़ दे। अरे कांग्रेसियों, कान खोलकर सुन लो, जो हिंदुस्तान में कभी आज तक नहीं हुआ वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके दिखा रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री आज के भारत के, जिन्हें आप लोह पुरुष कह सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, आज उन्होंने चुटकी बजाई पार्लियामेंट के अंदर। हम और कैलाश चौधरी जी गवाह हैं, हम बैठे और वो दिन भी आ गया जब धारा 370 के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और भारत की एकता और अखंडता मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम साथियों किया। मेरी मुस्लिम बहनें बड़ी परेशान रहती थी। कोई भी मियां भाई आए, मुस्लिम बहन के सामने उसने नाराज हो गया, अच्छे से बकरे के साथ दाल नहीं बनाई, अच्छे से मुर्गा भैंसा नहीं पकाया, गुस्से में आ गए मियां भाई और गुस्से में ही बोल दिया तलाक तलाक तलाक, लो जी रिश्ता खत्म। अरे ये कैसे कानून है भाई? ये मानवता के नाम पर, मैं तो कहूंगा 3 तरह का जो नियम चला आ रहा था वो मानवता के नाम पे कलंक था। मेरी मुस्लिम बहनों को भी अगर अधिकार और न्याय देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। 3 तलाक का जो नाम लेते थे उसको भी समाप्त किया और आज कोई भी 3 तलाक नहीं बोल के मेरी मुस्लिम बहन को नहीं कर सकता तो उसको जुदा कर दे और उसको भगा दे घर के अंदर से। अगर ऐसा करेगा तो देश का सख्त कानून उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। साथियों, इस देश में कानून एक होना चाहिए कि कई होने चाहिए? इस देश में कानून एक होना चाहिए कि कई होना चाहिए? हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, आताताई के अलग कानून, अन्यायी के लिए अलग कानून नहीं। इस देश में कानून होना चाहिए तो एक कानून होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के अंदर जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, देश भर के 10 लाख लोगों को संबोधन करके कहा एक देश है। यही तो हमारे पूर्वज चाहते थे, इसीलिए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया, इसीलिए तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, इसीलिए तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी यही सपना देखा था कि एक कानून होना चाहिए, एक देश होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से सुन लो कांग्रेसियों, तुम जो विरोध कर रहे हो एक देश कानून का, ये विरोध चलने वाला नहीं है।
तुमने बहुत दिन तुष्टीकरण की नीति अपना ली देश के अंदर। अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा, अब केवल चलेगा तो संतुष्टीकरण चलेगा। अब इस देश में एक कानून रहेगा, एक देश एक कानून, और आने वाला समय वो दूर नहीं है। सुन लो मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं आपके लिए कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। आप भी हमारे देश के नागरिक हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये नया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। आज शौचालय मिलते हैं तो आपको भी मिलते हैं। आज अगर आवास बनाकर मोदी जी दे रहे हैं तो आपको भी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं तो आपको भी दे रहे हैं। कोई भी योजना का लाभ है आपको भी देने का काम कर रहे हैं। देश के 140 करोड़ देशवासियों को देने का काम कर रहे हैं। आप देश से अलग नहीं हो सकते, आपके लिए अलग कानून नहीं हो सकता। अब आने वाले समय में कान खोलकर सुन लो, अब 5 बीवी और 25 बच्चे नहीं रख पाओगे। अब 5 बीवी और 25 बच्चे नहीं रख पाओगे। जैसे हमारे लिए एक पत्नी और 2 बच्चे, छोटा परिवार और सुखी परिवार, आपको भी यही कानून का पालन करना पड़ेगा। आपको भी अब 5 बीवी 25 बच्चे का काम नहीं करना पड़ेगा। इस देश के अंदर एक ही कानून रहेगा और वो सबके लिए बराबर होगा। ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान करके दे दिया है। साथियों, 1-2 बातें कहकर मैं बात को पूरी करूंगा। देश के प्रधान, आज आपका कोई बेटा, सबसे ज्यादा खुशी कब होती है आपको? जब आपका बेटा कोई नाम आपका रोशन करता है। आपको उस दिन सबसे बड़ी खुशी हुई होगी जब आपने अपने सांसद कैलाश चौधरी को जिताकर भेजा और कैलाश चौधरी जाकर केंद्र में मंत्री बन गए, तो आपको खुशी हुई होगी कि आज मेरा बेटा और मेरा भाई आज केंद्र में मंत्री हो गया है। तो आज खुशी आपको इस बात की होती है कि मेरा भाई, मेरा बेटा कोई आगे बढ़े। इसकी चिंता करने का काम कौन कर रहा है? इसकी चिंता करने का कोई काम कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी जब दुनिया के अंदर जाते हैं तो आप भी टीवी को बार बार खोल खोल कर देखते हो, अखबार के पन्नों को बार बार पढ़ के देखते हो और कहते हो, वाह नरेंद्र मोदी, जब तुम अमेरिका के अंदर जाते हो तो अमेरिका में जब भाषण करते हो संसद के अंदर तो 15 बार वहां के सांसद खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करते हैं। लगभग 80 बार तालियां बजाते हैं। कोई आके कह रहा है यू आर माई बॉस, कोई आके कह रहा है नरेंद्र मोदी जी मुझे देखने दो आप कैसे हैं, कोई आके कह रहा है नरेंद्र मोदी जी मुझे ऑटोग्राफ दे दो, और कोई आके कहता है नरेंद्र मोदी जी मैं आपके चरण छूना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना के काल में आपने देश की भी रक्षा की और मेरे देशों को भी रक्षा करने का काम किया। ऐसा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आपका सीना 56 इंच का हो जाता है कि नहीं हो जाता? आपका सीना 56 इंच का हो जाता है कि नहीं हो जाता? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 140 करोड़ देशवासियों को सीने को चौड़ा करने का काम कर रहे हैं। दुनिया में आपका डंका बज रहा है, भारत आज आगे बढ़ रहा है। भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर आगे पहुंच गया है और आने वाला समय वो दूर नहीं है। जो सपना मेरे बुजुर्गों ने देखा था, एक दिन आएगा, पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, एक दिन आएगा भारत सोने का शेर कहलाएगा। पूरी दुनिया के अंदर भारत सबसे आगे जाके दिखाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और दूसरी ओर क्या हो रहा है? देश के जो भ्रष्टाचारी दल है, देश के जो परिवारवादी दल है, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की चिंता करने का काम करते हैं, वो बिहार में जाके इकट्ठे हो रहे हैं, वो पटना में जाके इकट्ठे हो रहे हैं, फोटो करा रहे हैं। जो एक दूसरे के चेहरे को देख देख कर गालियां देते थे, जो एक दूसरे के चेहरों को देख देख कर गालियां देते थे, मुझे नहीं कहना चाहिए, आज एक दूसरे का सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इतने अन्यायी और अत्याचारियों को, भ्रष्टाचारियों की जो आपने जमात देखी है, ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी संतान का राज चाहिए। जवाहरलाल नेहरू से चले थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब एक नाम और रह गया है कैलाश भाई। अब पोस्टर पे कभी भी उनके जीजा जी का नाम भी आ जाएगा। इसी काम में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। उन्हें चिंता है तो अपने परिवार की चिंता है,
उन्हें चिंता इस बात की है कि हमारे खानदान की इसमें हमारे खानदान कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को अपने खानदान की चिंता, मायावती जी को अपनी और अपने भतीजे की चिंता, उधर ममता बनर्जी को अपनी और अपने भतीजे की चिंता, डीएमके हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चंद्रबाबू नायडू के अलावा चंद्रशेखर राव हो, कोई भी दल उठा के देख लीजिए देश के अंदर सभी परिवारवादी है, सभी परिवारवादी है। इनकी एक ही चिंता है, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, हमारे परिवार में कुर्सी कैसे मिले। हम भ्रष्टाचार में कितने आतंक डूबे, भ्रष्टाचार करने वाले एक तरफ खड़े हैं, परिवारवादी एक तरफ खड़े हैं, परिवार की चिंता करने वाले एक तरफ खड़े हैं, और एक तरफ ये सब आपके परिवारों की चिंता नहीं करते, अपने परिवारों की चिंता करने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, वो 140 करोड़ देशवासियों के परिवारों की चिंता करने का काम कर रहे हैं, आपके परिवारों को आगे बढ़ाने की चिंता करने का काम कर रहे हैं। और एक पार्टी है देश के अंदर जो विचार को लेकर चलती है, एक पार्टी है देश के अंदर जो राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, एक पार्टी है देश के अंदर जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप सबको लेके आगे चलती है, विचार को लेके आगे चलती है, और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। साथियों, ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में। साथियों, मैं इतना ही आपसे कहने आया हूं कि हम सब आने वाला समय अभी राजस्थान के चुनाव का है, और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है। कैलाश भाई, जालौर में राहुल गांधी आए थे, शहजादे कांग्रेस पार्टी, पूरे शहजादे की चिंता होती है, कभी वो रिपेयर करने चला जाते हैं, कभी ट्रक में बैठ जाते हैं, मुझे लगता है सही काम मिल गया उसको। जो आदमी जिस लायक होता है अपना काम ढूंढ लेता है, उसने अपना काम ढूंढ लिया है। चिंता मत करो राहुल गांधी, इस देश की जनता देख रही है, कहां नरेंद्र मोदी, कहां नरेंद्र मोदी। और किसानों को धोखे देने वाले राहुल गांधी, जालौर के राजस्थान के अंदर तुम आए थे, गिनती बोल के गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसानों के कर्जे माफ 10 दिन, 4.5 साल हो गए, 10 दिन नहीं हुए तुम्हारे। आपने अन्नदाता, परिश्रम करने वाले, खून पसीने की मेहनत की कमाई करने वाले किसानों को धोखा देने का काम किया है राहुल गांधी। तुम और तुम्हारी पार्टी को अब किसान किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। आने वाले राजस्थान के चुनाव में तुम्हारा बोरी या बिस्तर बांधकर तुम्हें भेज देगा। अभी तुम मैकेनिकी करने गए हो, आने वाले समय में गहलोत जी आपको भी मैकेनिकी का काम सीखना पड़ेगा, जादूगरी छूट जाएगी, जाके जाइए कहीं मैकेनिक बन के काम करिए। साथियों को माफ मत करना। विशेषकर मैं किसान कौन से कहना चाहता हूँ, किसान कौन की कोई जाति नहीं होती, हम किसान है तो किसान है, परिश्रमी है तो परिश्रमी है, इनको माफ मत करना किसी कीमत पर। ये संकल्प करके जाना आज की इस रैली के अंदर कि जिन लोगों ने कन्हैया लाल की उदयपुर के अंदर हत्या की सरेआम, जिन लोगों ने करौली के अंदर हमारे घरों को जलाने का काम किया, उन लोगों को माफ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे कहने वाला हूँ, आने वाले समय में राजस्थान के अंदर वो समय आएगा जो गुजरात का मॉडल था मुख्यमंत्री बनते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी का, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल है। साथियों, इस तरह के लोगों के नाम चौराहे पे टांग दिए जाते हैं, घर की कुर्की कर ली जाती है उत्तर प्रदेश में, और आताताई और अन्यायी और अत्याचारियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए परमिशन नहीं ली जाती। बाबा का बुलडोजर सीधा चलता है। और यही राजस्थान में आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, तो आप याद रखना, यही मॉडल राजस्थान के अंदर अपनाया जाएगा। न कन्हैया लाल के हत्यारे माफ होंगे, न करौली के अंदर जो जिस प्रकार का दंगा करने का काम किया, दंगाइयों से, आताताइयों से, भ्रष्टाचारियों से, राष्ट्र विरोधियों से, किसान विरोधियों से, नौजवान विरोधियों से, महिला विरोधियों से, गांव गरीब परिवारों के सभी लोगों के ये जो विरोधी है कांग्रेसी, इनसे चुन चुन के बदला लिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। कोई माफीनामा इनको नहीं मिलेगा। मैं यही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुनः धन्यवाद देता हूं भाई कैलाश चौधरी जी को, और आपसे कहना चाहता हूं, होनहार को हमेशा आगे बढ़ाइए, होनहार को हमेशा आगे बढ़ाइए। कैलाश चौधरी जी ने आपका मान और सम्मान बढ़ाया है,
आपका मान सम्मान कैलाश चौधरी जी बढ़ा रहे हैं। देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनाए राजस्थान के अंदर और देश के अंदर पुनः देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर भेजे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आभार के लिए मैं आग्रह करूंगा बालाराम जी गुरु जिला संयोजक आप आए और सभी का आभार प्रकट करें।